हेलो दोस्तों, मैं हूं क्रिकेट वाला। क्रिकेट से रिलेटेड मैच प्रीव्यूज़ के लिए, मैच प्रिडिक्शंस के लिए, मैच अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब का चैनल क्रिकेट वाला सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज हम आपको आईपीएल के जिस मैच के बारे में बताएंगे वो खेला जाएगा दिल्ली डेयरडेविल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं और बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रही हैं तमाम मैचेस में। एक दो सीज़न थोड़े से बैड गुजरे हैं दिल्ली डेयरडेविल्स के, लेकिन पिछले 2 सीज़न में जब से ज़हीर खान को इन्होंने क़यादत सौंपी है तो इनकी टीम कुछ बेहतर हो गई है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। दूसरा जो है, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं अपने यंगस्टर्स पर, और इंडिया का जो फ्यूचर है वो इस वक्त दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम में है। तो पहले हम दिल्ली डेयरडेविल्स के बारे में बताते हैं आपको। दिल्ली डेयरडेविल्स के जो ओवरसीज़ प्लेयर हैं, दिल्ली डेयरडेविल के लिए इस मरतबा जो सबसे बड़ा धचका लगा है वो ये लगा है कि इनके 2 मेन प्लेयर जो कि साउथ अफ्रीका से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस मरतबा इनकी टीम का हिस्सा नहीं होंगे। यानी कि ना तो जेपी डोमिनी खेलेंगे और ना ही क्विंटन डिकॉक खेलेंगे। दोनों मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं आईपीएल में और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छा। स्पेशली क्विंटन डिकॉक तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उनकी रही है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो ओडीआई हो, चाहे वो T20 हो। लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन है, विकेट कीपर भी बहुत अच्छे हैं, यंगस्टर हैं। तो पिछले सीज़न में भी इन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसी की वजह से दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम ऊपर तक पहुंची थी। उसमें 90% जो रोल था वो क्विंटन डिकॉक का था, लेकिन इस मरतबा दिल्ली डेयरडेविल अनलकी रहेगी क्योंकि रिसेंटली अभी उनको वो अनफिट हो गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच हमने देखा, उससे पहले तक वो बिल्कुल शिरकत कर रहे थे और तमाम मैचेस उन्होंने खेलने भी थे, लेकिन अभी हमने ये सुना कि वो अनफिट हो गए और 6 हफ्तों का डॉक्टर ने उनको रेस्ट के लिए कहा है। तो 6 वीक्स में मेरा नहीं ख्याल कि क्विंटन डिकॉक इस आईपीएल का हिस्सा होंगे। दूसरा, उन्होंने अपनी निजी मसरूफियात की वजह से अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए जेपी डोमिनी ने माजरत की कि वो इस आईपीएल के सीज़न में दिल्ली डेयरडेविल का हिस्सा नहीं होंगे। तो बाकी अगर ओवरसीज़ प्लेयर की तरफ जाएँ तो इस मरतबा उन्होंने इसीलिए कि जब जेपी डोमिनी ने माजरत करी तो उन्होंने कोरे एंडरसन को परचेज़ किया। कोरे एंडरसन हमने देखा कि काफ़ी एक अरसे के बाद शाहिद खान अफरीदी का ओडीआई क्रिकेट में जो 13वीं सेंचुरी का रिकॉर्ड वो कोरे एंडरसन ने तोड़ा था, जो कि सिर्फ उनसे एक बॉल पहले उन्होंने सेंचुरी 36 बॉल पर कर उनका 37 बॉल्स का फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ा था। और दूसरी चीज़ हमने इनको देखा कि कोरे एंडरसन ने मुंबई इंडियंस की तरफ से खेले और 2 सीज़न उन्होंने अच्छे खेले। काफ़ी उनकी बैलेंस उनकी परफॉर्मेंस रही थी, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी कोई इतनी बैड परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोरे एंडरसन को उन्होंने रिलीज़ कर दिया। तो ये रिलीज़ करना दिल्ली डेयरडेविल के लिए अच्छा साबित हुआ, तो दिल्ली डेयरडेविल ने उनको परचेज़ कर लिया। इस सीज़न में कोरे एंडरसन न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इस मरतबा दिल्ली डेयरडेविल की नुमाइंदगी करेंगे। इसके अलावा अगर ओवरसीज़ प्लेयर की तरफ जाएं तो इनके पास सैम बिलिंग्स हैं। सैम बिलिंग्स इंग्लैंड की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं, T20 और ओडीआई क्रिकेट दोनों में मुसलसल टीम के साथ हैं और परफॉर्मेंस भी बहुत आउटस्टैंडिंग दिखाए। तो सैम बिलिंग्स की परचेज़ भी बहुत अच्छी है। एक तो उस कैटेगरी में क्योंकि इतने महंगे प्लेयर भी नहीं और क्वालिटी प्लेयर भी हैं, तो ये बड़ी एक अच्छी परचेज़ है कि बड़ी इन्होंने अच्छी परचेज़ की है। सैम बिलिंग्स टीम का हिस्सा भी होंगे और ओपनिंग में इनको एक अच्छे, जब इन्होंने देखा कि क्विंटन डिकॉक में भी आईपीएल ना खेलें तो इसीलिए सैम बिलिंग्स को परचेज़ किया कि सैम बिलिंग टीम के साथ रहेंगे। तो सैम बिलिंग ओपनिंग के फ्राई सरंजाम देंगे क्विंटन डिकॉक की गैर मौजूदगी में। ये 2 तो बैट्समैन हैं इनके पास। इसके अलावा अगर हम देखें तो एंजेलो मैथ्यूज़ इनकी टीम में मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे और बॉलिंग भी करते हैं। श्रीलंका के कप्तान भी हैं तमाम फॉर्मेट्स में, तो एक अच्छी टीम में होंगे क्योंकि ये भी थोड़ी अभी तो अनफिट हैं, लेकिन देखा गया कि इन्होंने अपना नाम आईपीएल से वापस नहीं लिया। इसका मतलब है कि ये फिट हो जाएंगे। तभी मैं भी पढ़ रहा था कि वो आईपीएल में अपनी टीम को ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा कगिसो रबादा भी बड़ी अच्छी परचेज़ है। कगिसो रबादा रिसेंटली साउथ अफ्रीका की तरफ से क्रिकेट खेल रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त पेस से बॉलिंग करते हैं। दराज कद बॉलर हैं, हाई आर्म एक्शन है, स्लो का बड़ा अच्छा मिक्स करते हैं। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में काफ़ी ये हेल्प करेंगे और हो सकता है कि इनको तमाम मैचेस में शामिल भी किया जाए टीम में। कगिसो रबादा के अलावा एक और साउथ अफ्रीकन इनके पास क्रिस मॉरिस भी चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते थे और पिछले सीजन में भी इन्होंने मुसलसल तमाम मैचेस खेले और दिल्ली डेयरडेविल की तरफ से खेले। इस मरतबा भी क्रिस मॉरिस को तमाम मैचेस खिलाने की बिल्कुल चांसेस हैं कि वो तमाम मैचेस खेलेंगे। इसके अलावा इनके पास पैट कमिंस भी हैं, कार्लोस ब्रैथवेट भी हैं, लेकिन पैट कमिंस को तो चांस नहीं मिलेगा क्योंकि वो बड़ी तेज़ बॉल करते हैं। तो जो इंडिया में होते हैं तेज़ बॉलर बड़ी मार खाते हैं, छोटी छोटी बाउंड्री होती है, हल्का सा थोड़ा सा टच भी किया जाए तो अच्छा क्लास बैट्समैन है तो वो 6 पे जा पहुंचता है।
इस वजह से पैट कमिंस मुझे नहीं नज़र आ रहा कि इस मैच में, हाँ अगर कोई विकेट जिस पर ग्रास हो ऐसी विकेट बनाई जाती है तो यकीनन पैट कमिंस को चांस दिया जाएगा, क्योंकि बड़े 150-55 के पेस से बॉल करते हैं, तो इसलिए वो उनके लिए फायदा होता है। लेकिन इंडिया में हमने देखा है कि विकेट पर ग्रास तो होता ही नहीं है, रूलर मार मार के बिल्कुल फ्लैट विकेट बना दी जाती है। और गारेथ ब्रैथवेट जो हैं वो तकरीबन पहले मैचेस में तो टीम का हिस्सा नहीं हुआ, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के टूर पर है, उसने वहाँ पर उनके खिलाफ 4 T20 खेलने हैं, 3 ODI खेलने हैं, 3 टेस्ट खेलने हैं। तो गारेथ ब्रैथवेट तो पहला जो सेशन होगा IPL का वो टोटली मिस कर लेंगे, उसके बाद शायद वो टीम को ज्वाइन करें। तो ये तो थे इनके ओवरसीज़ प्लेयर। अगर अब इनके लोकल प्लेयर की तरफ आए तो लोकल प्लेयर में जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि इंडिया का जो टैलेंट है फ्यूचर का वो तमाम दिल्ली डेयरडेविल्स के पास है। ऋषभ पंत जो कि सिर्फ 19 साल के हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और बहुत हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, वो इनकी तरफ से खेलेंगे और यकीनन ओपनिंग के लिए वो आएंगे, सैम बिलिंग्स का साथ देंगे। इसके अलावा शहरियार आयर, वो पिछले सीज़न में बड़े कामयाब ओपनिंग बैट्समैन रहे, अच्छी इन्होंने बैटिंग की। हाँ ओपनिंग में अब ऋषभ पंत और ये अगर सैम बिलिंग्स को शायद मे बी के वन डाउन पे भी खिला दिया जाए और इन दोनों जो इंडिया के यंगस्टर हैं इनसे ओपनिंग करवा दिया। ऋषभ पंत हमने देखा पिछले सीज़न में भी ये मिडिल ऑर्डर में खेलने के लिए आए, ओपनिंग इन्होंने कमी की है। तो और शहरियार आयर जो है बड़ी अच्छी इन्होंने बैटिंग की पिछले सीज़न में, एक मैच में इन्होंने मोर देन 80 रन भी स्कोर किए, बड़े आराम से ये 6 लगा लेते हैं और 21-22 साल के हैं। अभी इनको विराट कोहली की जगह पे चौथे टेस्ट मैच में टीम में भी शामिल किया गया। इसका मतलब है कि सिलेक्टर्स की भरपूर नज़रें इन पर हैं और इंडिया का उभरता हुआ टैलेंट है। इसके अलावा संजू सैमसन हमने देखा कि राजस्थान रॉयल की तरफ से तमाम मैचेस खेले और रिदुमैन साहा की जगह पे अगर कोई बंदा टीम में टेस्ट मैच में आएगा तो कोई भी नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम सबके उस पर है और वो है संजू सैमसन। विकेट कीपर बैट्समैन है और लंबी क्रिकेट इंडिया के लिए खेलने की सलाहियत रखते हैं, विकेट कीपिंग करते हैं, बैटिंग भी बहुत क्लास के बैट्समैन हैं। तो संजू सैमसन मैंने कहा कि इंडिया का जो फ्यूचर है वो इस बार दिल्ली की टीम में है। के पास करण नायर हमने देखा कि इंडिया की तरफ से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 300 रन भी किए, जो कि एक बहुत बड़ा कारनामा था इनका। इनकी इनिंग्स को ICC ने बेस्ट इनिंग्स का अवार्ड भी मिला इस मरतबा और थोड़ा सा तेज़ खेलते हैं इसलिए टेस्ट क्रिकेट में भी सक्सेसफुल रहे थोड़ा सा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट अब काफ़ी फास्ट हो गई है। कोई प्लेयर, बहुत ही कम प्लेयर हैं जो स्लो खेलते हैं, मोस्टली प्लेयर जो हैं वो मोर देन 50, 60, 70 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं टेस्ट में भी। तो करण नायर लेकिन T20 क्रिकेट में पिछले सीजन में भी बड़े एक अच्छी बॉडी, अच्छी फिजिक के खिलाड़ी हैं, 6 बड़ी आराम से लगा लेते हैं। तो करण नायर इनका मुसलसल इनका हिस्सा होंगे। अब थोड़े से इनका बॉलिंग की तरफ आते हैं। अगर इनकी बॉलिंग की तरफ डिस्कस करें तो इंटरनेशनल ओवरसीज में तो हमने देखा इनके पास 2 बॉलर होंगे, कोरे एंडरसन और रबादा, और क्रिस मॉरिस और रबादा में से एक खेलेगा। तो मोस्टली यकीनन है कि मॉरिस खेलेंगे क्योंकि वो ऑलराउंडर है, बैटिंग भी कर लेते हैं। तो मॉरिस और एंडरसन 2 बॉलर वहाँ से वो खिलाएंगे और यहाँ से इनके एक कप्तान जो है ज़हीर खान बॉलिंग करेंगे। नए बॉल से बड़ी अच्छी स्विंग बॉल करते हैं। अमूमन हमने देखा पिछले सीजन में कि पहले ओवर में ये विकेट्स ले जाते थे क्योंकि नया बॉल स्विंग बड़ा अच्छा करते हैं और रिवर्स स्विंग एंड में भी आके करवा लेते हैं। ज़हीर खान कप्तानी भी बड़ी अच्छी की इन्होंने, तो ज़हीर खान एक अच्छा इनकी टीम में बॉलिंग लीडिंग फ्रॉम फ्रंट करते हैं। इसके अलावा मुरुगन एश्वन है, स्पिन बॉलिंग के डिपार्टमेंट में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं। बॉलिंग को मिक्स इस तरीके से करते हैं कि उसी एक्शन से लेग ब्रेक भी कर जाते हैं, उसी एक्शन से वो ऑफ ब्रेक भी करते हैं। तो और कैरम बॉल भी उसी एक्शन से करते हैं। ये उनकी एक महारत है। उनका कद भी थोड़ा सा बड़ा है और बिल्कुल रविचंद्रन अश्विन की तरह है और रविचंद्रन अश्विन का बैकअप के तौर पर इनको टीम में भी शामिल किया जा सकता है। एक अच्छे बॉलर और एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अमित मिश्रा भी इनकी टीम में लेग ब्रेक बॉलर, लेकिन मैं नहीं देख रहा हूँ इनको काफ़ी मैचेस में खेलते हुए क्योंकि अश्विन के होते हुए इनको खिलाना मुश्किल है, क्योंकि मुरुगन अश्विन जो है वो यंगस्टर अच्छे खिलाड़ी हैं, लेग ब्रेक में कोई इतने सक्सेसफुल नहीं है, ये भी कम स्विंग करते हैं बॉल। लेकिन मे भी कि किसी मैच में अमित मिश्रा को चांस दे भी दिया जाए। इसके अलावा शहबाज नदीम भी बैटिंग भी कर लेते हैं और स्पिन बॉलिंग भी करते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि शहबाज नदीम को भी चांस दिया जा सकता है, लेकिन अमित मिश्रा का चांस मुश्किल लगता है क्योंकि शहबाज नदीम बैटिंग भी कुछ अच्छी कर लेते हैं और यंगस्टर हैं और फील्डिंग में भी बड़े क्विक हैं। तो ये तो था दिल्ली डेयरडेविल का टीम प्रीव्यू। आपने देखा कि हमने आपको ओवरसीज़, लोकल प्लेयर, बॉलर, बैट्समैन तमाम चीज़ों के बारे में बताया। अब इनका मैच खेला जाएगा मेरी फेवरेट टीम और इस टूर्नामेंट में भी बल्कि मोस्टली लोगों की फेवरेट टीम होगी क्योंकि इसमें जो दुनिया के क्रिकेट के बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं। तो यस, वी आर टॉकिंग अबाउट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर एक ऐसी टीम है जिसमें दुनिया के क्रिकेट के 5 ऐसे प्लेयर शामिल हैं जो उसको हर बंदा लाइक करता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है। अगर वो क्रिकेट खेलता है तो वो इन 4-5 प्लेयर को लाजमी जानता होगा। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो विराट कोहली। मॉडर्न क्रिकेट में जो ये विराट कोहली का इस वक्त नाम है
वो किसी ने नहीं हासिल किया। लोग कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने बड़ा नाम कमाया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि विराट कोहली इस वक्त जिस लेवल पर बैठे हैं, सचिन तेंदुलकर यहाँ तक नहीं पहुँच सके। तो बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और कप्तान भी हैं आरसीबी के, और पिछले सीज़न में इन्होंने 973 रन स्कोर किए। कोई सोच सकता है कि कोई एक सीज़न में इतने ज़्यादा रन स्कोर कर सकता है, और जिसमें 3 सेंचुरियां भी शामिल थी। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, बल्कि इसको एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं कि जिस किस्म की इन्होंने पिछले सीज़न में परफॉर्मेंस दिखाई है। पूरा आईपीएल का मेला लूट के ले गए, तमाम अवार्ड विराट कोहली को दिए गए। इसके अलावा इनके टीम में क्रिस गेल को कौन नहीं जानता। दुनिया क्रिकेट की तमाम लीग्स खेलते हैं, सिर्फ अपनी टीम में नहीं खेलते। टीम के अलावा समझ लें कि सारी दुनिया में ये खेलते हैं, अपनी टीम में ये नहीं खेलते। पता नहीं वेस्ट इंडीज़ का क्या मयार है कि जो क्रिस गेल जैसे प्लेयर को वो टीम में नहीं रख रहे। ना तो उनको टेस्ट क्रिकेट खिलाते हैं, ना ओडीआई और ना ही T20 क्रिकेट खिला रहे हैं। अभी पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में मसरूफ़ है, मैच भी हार रहे हैं, लेकिन मजाल है कि क्रिस गेल का कोई कमबैक हो या कहीं से कोई न्यूज़ आए कि क्रिस गेल मैच में खेलेंगे, लेकिन इसलिए वो भी आईपीएल की तरफ जा रहे हैं। और आईपीएल भी जब शुरू होगा तो यकीनन क्रिस गेल तमाम लोगों के दिलों की धड़कन और बहुत फेमस प्लेयर आईपीएल के और T20 क्रिकेट में किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इसके अलावा मेरे फेवरेट बैट्समैन इनके टीम में शामिल हैं AB डिविलियर। जितनी शार्ट सिलेक्शन इस वक्त AB डिविलियर के पास है, शायद दुनिया में किसी क्रिकेटर के पास हो। चाहे वो T20 क्रिकेट है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट है, चाहे वो ओडीआई क्रिकेट है, AB डिविलियर जैसा प्लेयर सदियों में पैदा होते हैं। ये 2 प्लेयर जिनके पास ऐसे हैं कि जो सदियों में एक प्लेयर पैदा होता है, विराट कोहली और AB डिविलियर। दुनिया क्रिकेट के बहुत बड़े नाम, T20 क्रिकेट के बहुत बड़े नाम। T20 क्रिकेट को तो AB डिविलियर के पास अभी रिसेंटली हमने वर्ल्ड कप में देखा कि जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट 150 रन स्कोर किए इन्होंने। और बहुत आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है, फील्डर बहुत अच्छे हैं, विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं, ग्राउंड फील्डिंग भी करते हैं। बैटिंग जिस नंबर पे खिला दिया जाए, जैसे टीम को ज़रूरत है रुक के खेलना है, रुक के खेलेंगे। चौथे ओवरसीज प्लेयर के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो थे शेन वटसन जो है वो भी किसी तारीफ मुदार नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। लीग्स लेकिन तमाम खेल रहे हैं। कैरेबियन प्रीमियर लीग भी खेलते हैं, बिग बैश तो डेफिनेटली खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखते हैं। PSL में भी अभी हमने देखा कि जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्मेंस दी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। इस्लामाबाद यूनाइटेड 90% वही मैच जीत रही थी जिसमें शेन वटसन परफॉर्म कर रहे थे। तो एक बहुत बड़ा नाम दोबारा इन्होंने परचेज़ किया है शेन वटसन की शक्ल में। शेन वटसन की ये सबसे ज़्यादा ये सलाहियत है कि ये बॉलिंग भी उतनी अच्छी करते हैं जितनी अच्छी बैटिंग करते हैं। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तमाम चीज़ों में आउटस्टैंडिंग है। सर्कल में फील्डिंग करते हैं लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं। कैच बिल्कुल ड्रॉप नहीं करते और बड़े क्विक रनर भी हैं। अच्छी एक फिज़ीक एक अच्छी है। बैटिंग तो बहुत ही अच्छी करते हैं और मिडिल ऑर्डर में आकर टीम को बड़ा सहारा देते हैं। जिस मैच में AB डिविलियर, विराट कोहली, क्रिस गेल कोई भी ना चले तो एंड पे आकर टीम को एक अच्छा सहारा, एक टोटल भी दे जाते हैं कि एक मुनासिब टोटल अगर थोड़ी सी बॉलिंग अच्छी कर दी जाए तो टीम वो मैच जीत सकती है। तो शेन वटसन एक बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और अच्छे ही बॉलर भी हैं। इसके अलावा इस मरतबा जो सबसे सेकंड जो बिगेस्ट परचेज इन लोगों ने की थी वो थी ताइमर मिल्स की, जो कि सरप्राइजिंग भी थी। जो जितनी कीमत उनकी लगी है वो उतनी डिज़र्व नहीं करते थे। इवन कि वो खुद भी इस पर यकीन नहीं रख रहे थे कि उनकी इतनी ज़्यादा कीमत लग जाएगी। इंडिया के 12.5 करोड़ रुपीज़ में वो सेल हुए और उनको विजय माल्या जो कि जो कि ऑनर हैं RCB के, उन्होंने इनको परचेज़ किया। तो इन्होंने देखा कि पिछले सीज़न में जो उनको कमी लगी थी वो बॉलिंग में लगी थी। थोड़ा सा जो इन्होंने बॉलिंग की, हमने देखा PSL में भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की। कद लंबा है, 145-150 की रेंज में बॉल करते हैं। स्विंग बॉल बड़ा अच्छा, जो बीच में स्लो बॉल बड़ा अच्छा मिक्स कर जाते हैं, वो भी पता नहीं चलने देते। तो एक अच्छा इजाफा होगा और तमाम मैचेस में ये यकीनन खेलेंगे भी, क्योंकि जिस तरीके से इनको परचेज़ किया गया, जिस तरीके से इनकी बिड्स लगी थी, तो उससे यही बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ताइमर मिल्स जो कि इंग्लैंड के ताल्लुक़ रखते हैं, फास्ट बॉलर, लेफ्ट हैंड से बॉलिंग करते हैं, वो तमाम मैचेस में टीम का हिस्सा होंगे। अब थोड़ा सा हम इंडियन प्लेयर्स की तरफ आते हैं, लोकल प्लेयर की तरफ आते हैं। इंडियन प्लेयर में तो मैंने सबसे पहले आपको विराट कोहली के बारे में बता दिया, उनके बारे में मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं है और तमाम लोग उनके बारे में जानते हैं कि वो कितने बड़े एक प्लेयर बन चुके हैं, बल्कि वो एक ब्रांड बन चुके हैं। इसलिए उनके बारे में तो डिस्कस करना अब बिल्कुल भी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि तमाम लोग उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। एक एग्रेसिव प्लेयर है, एग्रेसिव कैप्टन है, बड़े तरीके से टीम को बहुत उठा के रखते हैं अपने प्लेयर्स को, तो बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनकी टीम में, अगर हम पहले बॉलिंग की तरफ थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि लोकल बॉलिंग में इनके पास कौन कौन से। इनके पास लोकल बॉलिंग में श्रीनाथ अरविंद हैं,
पिछले सीजन में भी अच्छी बॉलिंग की और डेथ में मोस्टली अरविंद से ही ओवर करवाए जाते थे। इसके अलावा युजवेंद्र चाहल हैं, लेग ब्रेक बॉलर हैं, पिछले सीजन में सबसे ज़्यादा विकेटें भी हासिल की इन्होंने। तो एक अच्छे बॉलर हैं, लेग ब्रेक बॉलिंग करते हैं और विकेट टेकिंग बॉलर हैं, जिनकी खसूसियत है वो विकेट टेकर है। बड़ी क्रूशल टाइम पर अगर विकेट ले जाते हैं, थोड़ी सी मार खाते हैं लेकिन विकेट लाजमी निकाल जाते हैं। तो युजवेंद्र चाहल एक तमाम मैचेस भी खेलते हैं इनकी तरफ से और विराट कोहली इनका बड़ा अच्छा यूज़ भी करते हैं। इसके अलावा इनके पास इकबाल अब्दुल्ला हैं, इकबाल अब्दुल्ला भी बॉलिंग भी कर जाते हैं, थोड़ी बहुत एंड में आके बैटिंग भी कर जाते हैं। तो लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से खेलते थे लेकिन ये पिछले 2 सीजन से आरसीबी की तरफ से खेल रहे हैं और अच्छे बैट्समैन। इसके अलावा केदार जाधव जो उभरते हुए इंडिया के स्टार हैं। रिसेंटली हमने देखा कि T20 और ODI क्रिकेट में जो इन्होंने परफॉर्मेंस अभी इंडिया की तरफ से दी है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। इन्होंने चेस करते हुए 2 सेंचुरियां भी स्कोर की। एक मैच में ये 91 पे आउट हो गए, इंडिया वो मैच हार गया, लेकिन तमाम लोग कहते हैं अगर ये दो बॉल्स और खड़े हो जाते तो इंडिया वो मैच जीत जाता। लेकिन उभरते हुए सितारे हैं इंडिया के, जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं वो वाकई आउट स्टैंडिंग और दरमियान में आके वो ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी कर जाते हैं। केदार जाधव को तमाम मैचेस खिलाए जाएंगे और उनकी परफॉर्मेंस टीम के लिए बड़ी अहमियत शामिल होगी। मिडिल ऑर्डर में बड़ी अच्छी वो बॉलिंग भी कर जाते हैं। केदार जाधव के अलावा इनके पास अगर हम बैटिंग के डिपार्टमेंट में आए तो बैटिंग में इनके पास 3 बड़े अच्छे प्लेयर हैं जो कि इंडिया की टीम में भी इस वक्त शामिल किए गए हैं। जिनमें से 2 प्लेयर्स तो अभी ये मनदीप सिंह हैं, अभी इंडिया की टीम में उनको शामिल किया गया था लेकिन ये मैच नहीं खेल सके। इसके अलावा सरफराज खान यंगस्टर हैं, बिल्कुल 20 साल के हैं। पिछले सीज़न में जिस तरीके से इन्होंने लोगों की तवज्जो हासिल की वो वाकई काबिल-ए-दीद है। थोड़े से बल्कि हैं लेकिन क्विक हैं, तेज़ रनिंग भी अच्छी कर लेते हैं, फील्डिंग भी अच्छी करते हैं और बैटिंग में अच्छी बैटिंग भी कर जाते हैं। तो ये एक अच्छा इजाफा है इनकी टीम में सरफराज खान का। इसके अलावा इनके पास सचिन बेबी हैं और ओपनिंग में जो विराट कोहली के साथ हमने देखा जब कभी पिछले सीजन में थोड़ा सा लो परफॉर्मेंस होती थी तो लोकेश राहुल जो है वो ओपनिंग करने के लिए विराट कोहली के साथ आ जाते थे, क्रिस गेल को पीछे ले जाते थे क्योंकि शुरू में जल्दी उनके विकेट गिर जाती थी। लोकेश राहुल भी इंडिया की टीम में मुसलसल खेल रहे हैं, तीनों तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, T20 भी खेल रहे हैं, टेस्ट भी खेल रहे हैं और ODI भी खेल रहे हैं। और टेस्ट क्रिकेट में तो एज ए बैट्समैन खिला रहा था कि विकेट कीपर बैट्समैन है लेकिन टेस्ट में एज ए बैट्समैन खेलते हैं, विकेट कीपिंग के फ्राई सरंजाम रिद्धुमन साहा देते हैं। तो लोकेश राहुल हो गए, केदार जाधव हो गए, विराट कोहली हो गए और सचिन बेबी हो गए। ये 4 बैट्समैन इनके पास लोकल भी जो कि आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है और किसी भी टाइम में वो अपना परफॉर्मेंस से टीम को मैच जितवा सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी बहुत बैलेंस टीम है। इस मरतबा बॉलिंग में भी बड़ी तवज्जो दी है इन्होंने। शेन वटसन और साइमन मिल्स की शक्ल में इनके पास 2 बड़े अच्छे बॉलर भी आ गए और अगर एंड पे जाएँ तो अरविंद बड़े अच्छे बॉलर हैं और चाहल बड़े अच्छे बॉलर हैं। तो देखा जाए तो इन्होंने बॉलिंग भी अपनी बैलेंस कर ली और बैटिंग भी बैलेंस कर ली, तो बड़ी अच्छी एक बैलेंस टीम बना ली है। इस सीज़न में यकीनन ये जीतेंगे और चैंपियन बनेंगे 2017 IPL के। अब थोड़ा सा अगर हम टॉस रिपोर्ट की तरफ जाएं तो टॉस में अगर हम जाते हैं तो जहां तक टॉस का ताल्लुक है तो दोनों टीमों की जो बैटिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम देखते हैं दिल्ली डेयरडेविल की, उनकी बैटिंग स्ट्रॉन्ग है और इसलिए टॉस बहुत ज़्यादा अहमियत शामिल होगा। टॉस में यही होगा कि जो टीम टॉस जीतेगी यकीनन वो पहले फील्डिंग का फैसला करेगी क्योंकि तो नाइट मैच होगा। ये नाइट मैच में देखा गया कि थोड़ा ड्यू का फैक्टर होता है, तो जहाँ पर ड्यू का आ जाता है तो इस वजह से जो भी टीम टॉस जीतेगी वो यकीनन बाद में ही बैटिंग करने को तरजीह देगी क्योंकि बाद में बॉल गीला हो जाता है, उसकी ग्रिप नहीं होती और बॉल करने में बड़ी मुश्किल का सामना करना। तो टॉस बड़ी अहमियत शामिल होगा लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग का फैसला करेगी ना कि बैटिंग का फैसला। अब मैच प्रेडिक्शन की तरफ जाते हैं। इस मैच के प्रेडिक्शन जो कि RCB वर्सेस DD, दिल्ली डेयरडेविल वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के दरमियान खेला जाएगा मैच। इसकी प्रेडिक्शन बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल साफ है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ये मैच जीत जाएगी और 2 अहम पॉइंट्स हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ये IPL का मैच जीतने में कामयाब हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू क्रिकेट वाला की प्रेडिक्शन। क्रिकेट से रिलेटेड मजीद मैच प्रीव्यूज़ के लिए, अपडेट्स के लिए, IPL की अपडेट्स के लिए, प्रेडिक्शन के लिए और मैच प्रीव्यूज़ के लिए हमारा YouTube का चैनल क्रिकेट वाला सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।